Morning class. So in today's lecture we are going to start the next topic. So before this we have finished color coding of carbon resistors. तो कलर कोडिंग के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसमें हमें थोड़ा सा स्टडी करना है करंट कैरियर्स के बारे में। जो डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स होते हैं जैसे सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो इन सभी में जो करंट कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं। तो इससे पहले आपने स्टडी किया था फ्री एंड बाउंड चार्जेस, तो लगभग उसी के जैसा है और बहुत बेसिक है। ये हम सभी को पता है कि जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं उन सॉलिड मटेरियल्स में जो करंट का कंडक्शन करने का काम करते हैं दोज आर इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी भी रीजन से, किसी भी सोर्स से अगर ऐसा होता है कि एटम के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड जो रेवोल्यूशन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर उसको किसी तरीके से इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो जो है उस रेवोल्यूशन को छोड़कर और उस क्रिस्टल के अंदर जो है वो फ्री हो जाता है, उस एटम को छोड़ देता है, तो जो एटम है दैट इज कन्वर्टेड इनटू आयन। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वही कहलाता है चार्ज कैरियर या करंट को फ्लो कराने वाला पार्टिकल। तो जो कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स हैं, तो सॉलिड्स में बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके अलावा जो हमारे लिक्विड्स होते हैं या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसमें दोनों तरह के जो चार्ज कैरियर्स हैं वो मोबाइल होते हैं, जैसे पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, नेगेटिव आयंस भी होते हैं। इसी तरह से गैसेस जो हैं उनमें भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं, लेकिन सॉलिड्स के कंपैरिजन में थोड़ी हाई स्पीड के साथ मोशन करेंगे। तो इसी तरह से जो है वो डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स जो होते हैं उनमें जो चार्ज कैरियर्स हैं वो मेनली इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। तो जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका काम क्या होता है और किस तरीके से वो मोशन करते हैं किसी भी मटेरियल के अंदर। तो सबसे पहली चीज तो आपको पता है कि वो मोशन कैसे करेंगे, कि अगर उनको इतनी एनर्जी मिली होती है कि वो अपना पहला जो वर्क था यानी कि वैलेंसी को सेटिस्फाई करने वाला, उस वर्क को छोड़ दें और पूरे क्रिस्टल में फ्री हो जाएं, तो वही जो है वो चार्ज को कैरी करने का काम करेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है जब हम बात करते हैं मेटल्स की या कंडक्टर्स की, तो मेटल्स या कंडक्टर्स जो हैं उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑलरेडी मोशन में है। लेकिन ये टॉपिक कई बार मैं बता चुकी हूँ आपको कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मोशन में तो है, लेकिन उनका मोशन कैसा है, तो उनका मोशन होता है रैंडम मोशन। तो रैंडम मोशन का मतलब उनके पास स्पीड भी है, उनके पास डायरेक्शन भी है, लेकिन वो सारी जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है और उसकी वजह से उनके पास एक नेट स्पीड नहीं होती है। अगर हम इसका नेट फाइंड आउट करें, टोटल जो स्पीड है वो कितनी होगी, तो जब हम स्पीड यानी कि स्पीड विद डायरेक्शन वेलोसिटी की बात करें तो जो नेट वेलोसिटी है वो इन सभी डिफरेंट डायरेक्शंस की वजह से उसका जो सम होगा दैट विल बी 0। तो एक ये प्रॉब्लम आती है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री भी है, मोशन में भी है, लेकिन फिर भी जो है वो करंट को कंट्रीब्यूट नहीं करते। उसका जो रीजन है वो रैंडम मोशन है। तो नॉर्मली इनकी स्पीड कितनी होती है जब इनको किसी सोर्स से कनेक्ट नहीं किया, तो लगभग 10⁵ मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से लगभग जो है ये क्रिस्टल के अंदर मोशन में रहते हैं। तो ये जो स्पीड है इनकी, ये स्पीड का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी इलेक्ट्रॉन की अगर देखते हैं तो उसके पास है, लेकिन ओवरऑल अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो वो 0 आती है। अब उसके बाद दूसरी चीज ये है कि अब उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर इसी जो है वो पीस ऑफ क्रिस्टल को हम एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी से लगा देते हैं, तो उस कंडीशन में जब हम इसको एक्सटर्नल सोर्स से या बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी दैट विल बी दिस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको भी एक डायरेक्शन मिलती है इसकी वजह से, और इलेक्ट्रॉन जो है वो जस्ट अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इस डायरेक्शन में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सबसे पहले तो अलाइन होना स्टार्ट करेंगे, उनको एक डायरेक्शन मिलेगी कि वो इस तरफ सेट हो जाते हैं, उसके बाद वो इसी डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट करते हैं। तो जस्ट अपोजिट टू दैट जो हमारी कन्वेंशनल करंट है दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ओवरऑल यानी कि पूरा का पूरा फिनोमिना जो है वो कंडक्शन ऑफ करंट जो होता है मेटल में, कंडक्टर में, वो इस तरीके से होता है। तो एक टर्म मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, 2 टर्म्स बताए थे, एक ड्रिफ्ट स्पीड यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और दूसरा रिलैक्सेशन टाइम।
तो उसके लिए हम रिलेशन भी यहाँ पर ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट जो वर्ड है उस वर्ड का मतलब ही होता है फ्लो। ड्रिफ्ट का जो ग्रामेटिकल मीनिंग है वो कहलाता है फ्लो। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो, जैसे कि वाटर का जो फ्लो होता है ना, वाटर जेट जब आता है तो उसका फ्लो, उसके जितने भी वाटर के पार्टिकल्स होंगे वो सारे एक डायरेक्शन में फेस किए होते हैं। उसी की वजह से जो नेट वेलोसिटी होती है बहुत हाई हो जाती है वाटर के फ्लो होने की। तो उसी तरह से यहाँ पर किस चीज का फ्लो है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सारे इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है उसका सिंबल होता है वीडी। और अगर आप डिफाइन करें तो डेफिनेशन जो है उसकी होगी कि इट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स मूव व्हेन दे आर कनेक्टेड विद एन एक्सटर्नल सोर्स। तो बहुत सारे डेफिनेशंस आप बना सकते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जो डेफिनेशन है उससे कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर हो रहा है देन दैट डेफिनेशन इज ओके एंड यू कैन यूज दैट डेफिनेशन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फिलहाल तो अब हमें क्या करना है, एक रिलेशन ड्राइव करना है, उसमें हम बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले जो है जब इसको एक्सटर्नल सोर्स से हमने कनेक्ट नहीं किया था तो उस कंडीशन में हमने माना कि जो आपका पीस ऑफ मटेरियल है, जो क्रिस्टल है आपका, उसके पास टोटल n इलेक्ट्रॉन्स है, कैपिटल N इलेक्ट्रॉन्स है, और वो सारे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो मोशन में है। और उनकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, जब हमने कनेक्ट नहीं किया, जब हम रैंडम मोशन की बात कर रहे थे, तो सबकी जो अलग अलग वेलोसिटीज है उनको हमने लेट कर लिया। तो जो पहला इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी u1 है इनिशियल वेलोसिटी, इसी तरह से u2 एंड सो ऑन। जो nth वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वेलोसिटी un है। तो अगर हम इसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी जो होगी इनकी, तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं u वेक्टर, ये एवरेज वेलोसिटी है, तो दैट विल बी u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर। तो क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम बात डायरेक्शन की ही कर रहे हैं यहाँ पर, प्लस un वेक्टर अपॉन n। तो इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है 0, क्योंकि उनके पास नेट एवरेज वेलोसिटी 0 होती है डिफरेंट डायरेक्शंस की वजह से। तो पहली चीज तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि पर्टिकुलर जितने भी इलेक्ट्रॉन है, जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन है, उनकी तो वेलोसिटी है, डायरेक्शन है, उनके पास स्पीड है, लेकिन ओवरऑल अगर हम फाइंड करें तो वो 0 हो जाती है उनके रैंडम मोशन की वजह से। अब क्या होता है, अब दूसरी बात ये है कि जो इलेक्ट्रॉन चल रहा था, तो वो इलेक्ट्रॉन, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि जो पीस ऑफ कंडक्टर है उसमें जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है वो आगे चलकर पॉजिटिव आयन से भी कॉलिजन कर सकता है, जिसको कि वो छोड़कर आया है, और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ में भी कॉलिजन कर सकता है। तो यानी कि एक कॉलिजन को सफर करने के बाद जब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है तो वो एक्सेलरेट होना स्टार्ट होता है। कब तक एक्सेलरेट होगा, जब तक कि उसका दूसरा कॉलिजन नहीं हो जाता। तो यानी कि दो कॉलिजन्स के बीच में इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता है और एक्सेलरेट करता है। तो एक्सेलरेट करने का मतलब कि यहाँ पर अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 थी या u थी इनिशियल वेलोसिटी, तो एक्सेलरेट करने के बाद कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी जो है ऑब्वियसली चेंज होगी। तो मान लीजिए कि फाइनल वेलोसिटी v है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v, और v वेलोसिटी कितनी होगी अगर आपको ये फाइंड करना पड़े, तो हमने मान लिया इनमें से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन जो है उसकी हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। दूसरी बात, इसमें जो टाइम, क्योंकि वेलोसिटी फाइंड करने के लिए अब आप क्या करेंगे, तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। सो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी इज 0। अब हमें फाइंड करनी है फाइनल वेलोसिटी। तो एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है पहला, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है u1 वेक्टर, और मान लीजिए उसको जो है वो टाइम, जितने टाइम में वो एक्सेलरेट हो रहा है वो टाइम हम यहाँ पर, क्योंकि टाइम के लिए मैंने आपको सिंबल बताया था टाउ यूज करते हैं, और रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। तो जितने टाइम के बीच में वो एक्सेलरेट हो रहा है बस वही टाइम हमें यहाँ कंसिडर करना है। तो वो टाइम पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए हमने ले लिया τ1। तो क्या क्या चीजें गिवन है, तो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है,
और आपको फाइंड क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी। तो क्या यूज करेंगे, तो वही जो मैकेनिक्स में करते थे हम, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एज यू नो इट इज v इज इक्वल टू यू प्लस at। तो इस रिलेशन को जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हैं तो v1 वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, v1 वेक्टर इज इक्वल टू u1 वेक्टर प्लस a, और ये जो टाइम का सिंबल है दैट विल बी τ1। तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, बाकी के सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी ऐसे ही लिख सकते हैं। तो सपोज दैट फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन v2 वेक्टर, तो ये हो जाएगा आपका u2 वेक्टर प्लस a τ2। इसी तरह से जो डिफरेंट है, और एक चीज का और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वेलोसिटीज की जो आपकी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, उन वेक्टर क्वांटिटीज पर को वेक्टर फॉर्म में ही यूज करना है। तो जैसे यहाँ वेलोसिटी पे मैंने वेक्टर सिंबल लगाया, और प्लस एक्सेलरेशन जो है वो भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी ही है। टाइम जो है स्केलर है, उसको एज इट इज छोड़ दिया। इसी तरह से आपका जो है वो nth इलेक्ट्रॉन के लिए अगर लिखते हैं तो vn वेक्टर इज इक्वल टू u n वेक्टर प्लस a वेक्टर टाउ n। तो ये जो रिलेशन है ये सारे n इलेक्ट्रॉन्स के लिए फाइनल वेलोसिटी का रिलेशन है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी के बारे में ही हमें पता करना है। तो अब क्या होता है कि फाइनल वेलोसिटी अगर हमें एवरेज फाइंड करनी है इनकी, तो एवरेज फाइनल वेलोसिटी का रिलेशन भी जैसे हमने इनिशियल वेलोसिटी का लिखा था, तो v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन vn वेक्टर अपॉन n। अब यहाँ पर जो वैल्यूज है वो हम पुट कर सकते हैं, जो हमने v1 v2 एंड सो ऑन vn फाइंड आउट किया है। तो वैल्यूज अगर पुट करें तो v1 के प्लेस पर जो है हम लिखेंगे u1 वेक्टर प्लस a वेक्टर τ1 प्लस, इसी तरह से सारी वैल्यूज जो है वो हम पुट कर लेंगे u2 वेक्टर प्लस a वेक्टर τ2 प्लस एंड सो ऑन। और लास्ट जो nth वाला है वो यहाँ लिखेंगे, तो un वेक्टर प्लस a वेक्टर τn, और अपॉन में आ जाएगा टोटल n। अब यहाँ पर हम इस रिलेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दो अलग अलग टर्म्स बना सकते हैं। तो हम इनिशियल वेलोसिटी को सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि हम इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं। तो हमने लिखा u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन un वेक्टर अपॉन n। ये टर्म हमने इससे सेपरेट कर लिया, प्लस जो हमारा बचा उसमें सभी में a वेक्टर जो है वो कॉमन है, तो a वेक्टर को हमने आगे लिख लिया, और बाकी आपका बचता है ये τ1 प्लस τ2 प्लस एंड सो ऑन τn अपॉन n। तो ये जो है पूरा रिलेशन जो है वो इस फॉर्म में आ गया। तो ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी वाला टर्म, उधर हमारा वो एक्सेलरेशन और टाइम वाला टर्म है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो जैसे कि आपको पता है 0 है, और प्लस a वेक्टर टोटल एक्सेलरेशन है, और टोटल जो वो है हमारा टाइम का एवरेज, यानी कि जितना भी सेपरेट हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग टाइम था उसको हमने एवरेज फाइंड आउट कर लिया कि एवरेज टाइम कितना लगा। तो उसको हम लिख सकते हैं टाउ, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये रिलेशन किसका है, हमारा फाइनल वेलोसिटी का रिलेशन है। तो अब क्या होता है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी है, वी आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी, तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को दिखा रही है, क्योंकि उसका जो एवरेज है वो 0 नहीं हो रहा, उसकी वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब कि ये एक ऐसी वेलोसिटी है जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो यही जो आपकी वेलोसिटी है जिसको आपने लिखा है v इज इक्वल टू 0 प्लस a टाउ, तो ये रिलेशन जो है यही कहलाता है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन। तो यानी कि पहले जो है वो सारे इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे थे, फिर जब वो एक्सेलरेट हो जाते हैं, अब एक्सेलरेट होने का मतलब उनको कोई ऐसा सोर्स प्रोवाइड कर दिया गया है जिसकी वजह से वो एक्सेलरेट हो रहे हैं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी आ रहे हैं। तो वो उस सोर्स की वजह से उनके पास जो डायरेक्शन आ रही है सभी की एक डायरेक्शन है, तो उसको हम यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं रिलेशन को vd। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो vd वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर टाउ, या तो इस फॉर्म में लिख देंगे, या नॉर्मली अगर स्केलर लिख रहे हैं तो vd इज इक्वल टू a टाउ।
तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक रिलेशन ये भी होता है कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड रिलैक्सेशन टाइम। दूसरी बात एक चीज और लिख सकते हैं कि आपको पता है न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसके अकॉर्डिंग एफ इज इक्वल टू एम ए। उसको भी अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो इस तरीके से लिखेंगे। यहां से अगर हम एक्सेलरेशन फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर अपॉन एम। और जो एफ वेक्टर है आपका, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि ड्रिफ्ट हो गई उनकी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पीड हो गई उनकी, तो इसका मतलब कि कोई सोर्स होगा जिसने ऐसा काम किया, तो वो सोर्स यहाँ पर क्या है, वो सोर्स है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस फॉर्मूले में कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ रहा है, फोर्स आ रहा है, क्योंकि एक्सेलरेट हो रहा है तो ऑब्वियसली कोई फोर्स लग रहा है। तो वो फोर्स जो है, किसका फोर्स है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है, जिसको इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे। तो यहाँ पर एफ का जो रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, वो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो जो रिलेशन है दैट विल बी दिस। उसको अगर हम यहाँ यूज करें तो क्यू ई वेक्टर अपॉन एम, ये किसका रिलेशन आ रहा है, ये आपका आ रहा है एक्सेलरेशन का। तो ये जो वैल्यू है उसको हम यहाँ यूज कर सकते हैं या वेक्टर वाले में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप लिखेंगे तो एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ क्यू मतलब किस चार्ज की बात कर रहे हैं, तो वो चार्ज है इलेक्ट्रॉन। तो हम इसको लिख सकते हैं क्यू के प्लेस पर ई। तो वीडी जो है आपका ए टाउ था, तो ये हो सकता है आपका ए की वैल्यू पुट करें तो ए की वैल्यू स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम, और साथ में क्या आ रहा है इसके टाउ। और अगर और ज्यादा प्रॉपर बनाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल होता है, इलेक्ट्रॉन का जो साइन होता है वो माइनस होता है, तो रिलेशन आपका बन सकता है माइनस ई टाउ अपॉन एम। वैसे अगर वेक्टर लगा है तो इट ऑटोमेटिकली इट विल शो द डायरेक्शन, तो ई टाउ अपॉन एम या फिर माइनस ई टाउ अपॉन एम। तो ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये आपका जो कंप्लीट डेरिवेशन है वो क्या फाइंड करने के लिए था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक रिलेशन। और आगे और बहुत सारे फॉर्मूले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, फिलहाल ये जो है ये एक फॉर्मूला था, सबसे पहला फॉर्मूला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में रिलेशन, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलैक्सेशन टाइम के साथ में रिलेशन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अब क्लियर हो गई आपको कि इट इज द वेलोसिटी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दीज आर कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल सोर्स। तो ये वो वेलोसिटी है जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ये भी बता सकते हैं कि इट इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये वेलोसिटी गेन करते हैं। अब इसके साथ में जो आ रहा है रिलैक्सेशन टाइम का टर्म, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू successive collisions suffered by the electron in which the electron accelerates for some time। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने का तो काम करती है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि एक कॉलिजन फेस करने के बाद जब दूसरे कॉलिजन के लिए इलेक्ट्रॉन चलता है तो उन दो कॉलिजन्स के बीच में वो ऑब्वियसली एक्सेलरेट ही करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कोई नेट एक्सेलरेशन प्रोवाइड नहीं करा पाती, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। तो नेट एक्सेलरेशन क्यों नहीं प्रोवाइड करा पाती है, उसका रीजन क्या होता है, तो उसका रीजन ये होता है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो जस्ट लाइक द मोशन ऑफ दैट बॉल विच इज फॉलिंग थ्रू द स्टेयर्स। देखा होगा आपने, स्टेयर्स से अगर कोई बॉल नीचे आ रही है तो जब वो एक स्टेयर से फॉल डाउन होती है तो उस स्टेयर से जब उसने फॉल डाउन होना स्टार्ट किया और जब तक वो दूसरी स्टेयर से टकरा रही होती है तो उसके बीच में वो क्या करेगी, एक्सेलरेट, क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रही है, और जैसे जैसे वो नीचे आएगी तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो उतने बीच में वो एक्सेलरेट तो हुई, लेकिन जैसे ही वो दूसरी स्टेयर के फ्लोर से टकराई तो उसका जितना एक्सेलरेशन था वो क्या हो गया, जीरो। फिर दोबारा से उसने अपना मोशन स्टार्ट किया। तो इसी तरह का इलेक्ट्रॉन के साथ भी प्रोसेस होता है कि वो एक्सेलरेट तो करता है कुछ टाइम के लिए, एक कॉलिजन से दूसरे कॉलिजन तक के बीच में एक्सेलरेट करेगा, लेकिन जैसे ही दूसरा कॉलिजन सफर करता है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने का तो काम करती है, लेकिन नेट एक्सेलरेशन जो ओवरऑल एक्सेलरेशन है वो प्रोवाइड नहीं कर पाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लगातार उस मेटल के अंदर जो है वो पॉजिटिव आयन से अदर इलेक्ट्रॉन से ऑब्वियसली कॉलिजन करता रहेगा। तो ये आपका जो है एक डेरिवेशन यहाँ पर फिनिश हो गया है, नोट डाउन दिस डेरिवेशन। उसके बाद आगे अदर डेरिवेशंस मैं स्टार्ट कर रही हूँ।
सो नाउ जो हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन है वो किसके लिए है, तो नेक्स्ट डेरिवेशन में हमें फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है और इसका डेरिवेशन बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में। तो सबसे पहले इसके लिए एक डायग्राम है। तो सपोज दैट वी आर टेकिंग दिस, ये जो है हमने क्रॉस सेक्शन कह सकते हैं या एक पीस ऑफ मटेरियल है जिसको हमने ये एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर दिया है। ओके, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो A है, इसकी जो लेंथ है वो L है और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है इसमें, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो ये है और इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे, तो उन सभी की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन ये दिखा रखी है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक ऐसा केस है जिसमें L लेंथ और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का एक मटेरियल, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की गई, पोटेंशियल डिफरेंस V दोनों एंड्स के बीच में लगा दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन गिवन है और इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन भी गिवन है। तो आपको एक रिलेशन फाइंड आउट करना है कि जब इसमें करंट फ्लो होती है तो जो करंट I है और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD है उसके बीच में क्या रिलेशन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखिएगा। जो रिलेशन है वो मैं बता दे रही हूँ ड्राइव होके जो आएगा, क्योंकि आपको इस रिलेशन से बहुत यूज टू होना है, क्योंकि जब भी न्यूमेरिकल में या कहीं भी बात होगी तो याद हो जाना चाहिए आपको कि NEA विल बी, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो यहाँ इसको ड्राइव करने के लिए सबसे पहले तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा टर्मिनल्स के बीच में। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन है वो क्या होगा, अगर लेंथ L दे रखी है, इतनी लेंथ के बीच में जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करना है, तो V इज इक्वल टू EL, पहला रिलेशन ये होगा। दूसरी बात कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N ले रखे हैं, तो फिर V वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मान लीजिए V वॉल्यूम में जो है वो N इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो V वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे NV। ठीक है, तो ये V यहाँ यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें V की जरूरत भी नहीं है और V ऑलरेडी सिंबल है पोटेंशियल डिफरेंस का। तो V को हमने ब्रेक कर लिया एरिया और लेंथ में। ठीक है, तो V वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे NaL। ओके, अब हम फाइंड कर लेते हैं इसके साथ साथ चार्ज, कि कितना चार्ज होगा इस वॉल्यूम में। तो चार्ज का फॉर्मूला होता है Ne, तो N हमें क्या पुट करना है, जो हमारा ये दे रखा है V वॉल्यूम वाला, तो NaL इंटू E, इतना चार्ज होगा। ठीक है, अब दूसरी बात, कितने टाइम के लिए फ्लो होता है। तो टाइम का जो रिलेशन होता है हमारा, तो टाइम वाला जो हमारा बेसिक रिलेशन है स्पीड वाला, वही हम यूज करेंगे। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस या लेंथ कितनी दे रखी है L और स्पीड कौन सी है, जो उनकी ड्रिफ्ट स्पीड है VD। तो टाइम का रिलेशन ये है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। दोनों वैल्यूज हम पुट कर देंगे, Q यहाँ दे रखा है NaL इंटू E अपॉन जो टाइम है आपका वो है L अपॉन VD। तो यहाँ से L कैंसिल हो जाएगा, तो रिलेशन बिकम्स, थोड़ा सीक्वेंशली लगाते हैं N, उसके बाद में स्मॉल E कैपिटल A और साथ में VD। तो जो रिलेशन मैंने आपको ये बताया था यही रिलेशन ड्राइव होके आ जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। वैसे इसके साथ और भी बहुत सी चीजें आ सकती हैं, जैसे इसके बाद आपको करंट डेंसिटी भी फाइंड करना हो सकता है, क्योंकि करंट डेंसिटी का फॉर्मूला था J इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया। तो इसी रिलेशन में अगर आप करंट पर यूनिट एरिया करते हैं तो एरिया कैंसिल हो जाएगा। तो करंट डेंसिटी का रिलेशन अगर पूछा जाता है तो NeVD। तो ये बड़ा कंप्लीट डेरिवेशन है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें फाइंड करनी है। तो इतना पार्ट अगर आता है तो आपको पता होना चाहिए कि I और VD में ये रिलेशन है, करंट डेंसिटी का ये रिलेशन होता है। फिर आगे इसी से आपको ओम्स लॉ को भी ड्राइव करना है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला फाइंड करना है और जो ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म है वो भी इसी से ड्राइव करना है। तो इतने सारे पार्ट जो है अभी इसमें और करने हैं। फिलहाल आपको ये डेरिवेशन जो है वो नोट करना है। सो नोट इट डाउन।
उसके बाद एक जो पार्ट है, जितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग एक पार्ट मैं आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ, और वो है डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, कि अब इसी से आप जो है वो ओम्स लॉ को कैसे प्रूव करेंगे, इसी फॉर्मूले से ओम्स लॉ कैसे प्रूव किया जाता है। तो हेडिंग इसी के बाद में ये जो डायग्राम है यही वर्क करेगा आपका। तो डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ कैसे डिड्यूस करेंगे, तो उसमें यही जो रिलेशन है इसी को हम यूज करते हैं, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ठीक है, यहाँ पर एन ई ए एज इट इज, और वी डी जो है उसका अभी आपने एक रिलेशन पढ़ा है, वी डी इज इक्वल टू ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। सबसे पहले वी डी का यही रिलेशन आया था, उसको यहाँ पुट कर लेते हैं, ई टाउ अपॉन एम। अब इसके साथ में आपको क्या करना है, ई, क्योंकि ओम्स लॉ में आई और वी के बीच में रिलेशन बनाना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कन्वर्ट कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे, तो रिलेशन वी अपॉन एल आएगा। तो यहाँ हमने लिखा ई टाउ अपॉन एम, और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन गया, वी अपॉन एल। ठीक है, आप देखिए इस साइड में आ रहा था आपका आई, इस साइड में आ रहा है वी, तो आई और वी को साथ में लिख लेते हैं। तो ये जो वी है वो हमने यहाँ पर अपॉन में कर दिया, तो बाकी जो क्वांटिटीज हैं हमारी वो बचती हैं, ई का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए आ रहा है, फिर टाउ आ रहा है, एन ई स्क्वायर ए टाउ, वी साइड में आ गया, अपॉन में आ रहा है एम एल। अब आई अपॉन वी की जगह हमें किस फॉर्म में लिखना है, वी अपॉन आई, तो पूरे रिलेशन को रिवर्स करना होगा, तो ये हो गया आपका एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, और ये आ रहा है आपका एल अपॉन ए। इसको अलग कर दिया, तो इस तरफ अगर आप ध्यान दें तो मास कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कांस्टेंट होता है, रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट है, लेंथ और एरिया भी उस पीस ऑफ मटेरियल के लिए कांस्टेंट रहेंगे। तो ये सारी ही चीजें कांस्टेंट है, तो इसका मतलब वी अपॉन आई किसके बराबर आ रहा है, कांस्टेंट के। तो इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है, क्या प्रूव कर रहा है, ये प्रूव कर रहा है ओम्स लॉ, और इसी कांस्टेंट को हम लिख सकते हैं आर। तो आप लिख देंगे कि वेयर आर इज इक्वल टू दिस एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ इनटू एल अपॉन ए। इसी फॉर्म में लिखिएगा क्योंकि हमें रेजिस्टिविटी भी फाइंड करनी है, तो थोड़ा सा इनको सेपरेट ही रखना है लेंथ एरिया को। तो यहाँ तक का आज का आपका वर्क है, इसको नोट डाउन करिए, एंड देन फ्रॉम द नेक्स्ट वन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू।